आप आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। तो इस तरीके से कहीं न कहीं हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और सेशन को शुरू किया जाए और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं सभी बच्चों को मैं देख रहा हूं और इस तरह से हम लोग जो है इस सेशन को जल्दी से जल्दी शुरू करें। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं न कहीं इस प्रकार से एक सवाल है, आप लोग इस स्क्रीन को देख रहे हैं और यहाँ से अगर थोड़ा सा हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि सुमेलित करिए। तो स्वाभाविक रूप से हमको सुमेलित करना है, तो इस तरीके से देखें। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन का संबंध कहीं न कहीं इस प्रकार से कहीं न कहीं आप 1942 में है, क्योंकि मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन आया। इस क्रिप्स मिशन ने ही भारत में सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया है। तो इस प्रकार से क्रिप्स रूप से मिशन की बात करते हैं। इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था, यह भी आपको मालूम है। गांधी और जिन्ना के बीच की वार्ता जो कहीं न कहीं निश्चित रूप से 1944 में होगी। कब होगी? 1944 में। तो इस प्रकार से 1944 में होगी जब सीआर फार्मूला फेल हो जाएगा। तो सीआर फार्मूला जब फेल हो जाता है तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक वार्ता होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 को होती है, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना आजाद साहब करते हैं और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो आप इस बात को थोड़ा समझिए कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो मार्च 46 में आया। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हो रही है। गांधी और जिन्ना के बीच की वार्ता 44 में हो रही है और क्रिप्स मिशन 1942 में हो रहा है। ये आपसे सभी चीज बिल्कुल पूछी जाएंगी, आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और कहीं न कहीं चर्चा को किया जाए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो नेहरू की अंतरिम सरकार में, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कहीं न कहीं क्वेश्चन कर रहा है कि नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री के पद पर कौन है। तो नेहरू के अंतरिम सरकार में अगर देखते हैं तो वित्त मंत्री के पद पर स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं इस प्रकार से लियाकत अली को बनाया गया था। लियाकत अली नेहरू वित्त मंत्री में, नेहरू अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे और ये मुस्लिम लीग के कोटे से आए थे। किस कोटे से आए थे? ये मुस्लिम लीग के कोटे से आए थे, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं बाद में ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से चीजें आपसे बिल्कुल पूछी जाएंगी। कहीं आ जाता है मौलाना मोहम्मद अली के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, जिसमें खिलाफत के मुद्दे को भी शामिल किया गया था। कहीं प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले कहीं न कहीं कौन सा व्यक्ति इस प्रकार से कहीं कि खिलाफत मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुआ होता, तो उसका नाम मोहम्मद अली है। यानी मोहम्मद अली असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन आता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह घोषणा की थी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान को संभाला, तो उस कमान को संभालने के पश्चात उन्होंने अपने सैनिकों के सामने एक बहुत ओजस्वी भाषण दिया है और उन्होंने कहा था कि जो स्वतंत्रता की देवी है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो अपनी आहुति चाहती है, वो बलि चाहती है। तो मुझे एक ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना शीश फल इस स्वतंत्रता की देवी को चढ़ाने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार की बात सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा इस प्रकार से जो है आजाद हिंद फौज की कमान संभाली है और यहीं पर 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में ही भारत की पहली अस्थायी सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। 32 के बाद अगर बात करते हैं तो 33 की बात करते हैं।
33 की बात करते हैं तो 33 क्या कहना चाहता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वाभाविक रूप से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये क्वेश्चन पूछ रहा है सरोजिनी नायडू, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। यानी वो ये कहना चाहता है कि स्वतंत्र भारत के में जब भारत स्वतंत्र होगा तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन हुआ करते थे, लेकिन इसका कहने का आशय मतलब है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब देश आजाद होगा तो देश जब आजाद होगा तो स्वाभाविक रूप से पहला गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन साहब जब यहां से चले जाएंगे तो उसके बाद सी राजगोपालाचारी को कहीं ना कहीं इस प्रकार से नेतृत्व दिया जाएगा। तो यहां सी राजगोपालाचारी आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 33 के बाद अगर बात करते हैं तो 34 को देखा जाए, 34 क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा देखें तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और पूरी तरह से दीपावली का माहौल है, दीपावली का उत्सव है, इसीलिए दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको हैं। आप जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं कुछ करते रहिए, कुछ हंगामा भी होते रहना चाहिए, तो आप लोग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तत्पर बने रहिए, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग पूरा पढ़ें और हम लोग भी थोड़ा सा भले जो है कुल मिला के 30 मिनट पढ़ें, 40 मिनट पढ़ें, लेकिन पढ़ें, क्योंकि ये मैं मान सकता हूं कि जिस बेल्ट से हम लोग आते हैं वहां पर दीपावली से लेकर छठ तक का माहौल गर्मा गर्म रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ते भी रहना चाहिए। एकदम कट जाएंगे पढ़ाई से तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा तो चलता है, इतना तो जरूर ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस से निकल जाते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। यानी 1939 में सुभाष बाबू फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात आपको मालूम होना चाहिए कि सुभाष बाबू को उनके घर में नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन 17 जनवरी 1941 को वो अपने घर से जियाउद्दीन नामक पठान का वेश धारण करके निकल भागने में कामयाब होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना, सुभाष बाबू है, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। नौजवान सभा की स्थापना, तो नौजवान सभा की स्थापना किसने किया है? तो नौजवान सभा की स्थापना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वो सरदार भगत सिंह से रिलेटेड है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इस तरह के HSRA से संबंध किससे है? तो HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA से चंद्रशेखर आजाद का संबंध है। तो चंद्रशेखर आजाद ने HSRA की स्थापना 1928 में किया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। भगत सिंह HSRA के एक सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, जिन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस को भी अंजाम दिया था। तो यहां पर नौजवान सभा की बात अपन कर सकते हैं। क्लियर है? जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1936 में बने, 1937 में बने और 1929 में बने। ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यानी भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लगाने का उद्देश्य यह है क्योंकि भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना किया करते थे, इसीलिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो लिटन साहब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर कहीं के प्रतिबंध लगाते हैं 1878 में, लेकिन लॉर्ड रिपन ने उसको समाप्त किया है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत की पहली नियमित जनगणना कब हो रही है? वो भी लॉर्ड रिपन के समय में हो रही है। इसी प्रकार से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? वो भी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न हैं जो आप लोगों से बारंबार पूछे जा सकते हैं। कहीं न कहीं पूछा जाएगा ICS की आयु सीमा किसने घटा दिया? लिटन ने घटा दिया। 21 से 19
निश्चित कर दिया है। शस्त्र कानून कौन लेकर आया? तो लिटन लेकर आता है, जिसमें भारतीयों को शस्त्र का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली दरबार किसके समय में हुआ? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। किस गवर्नर जनरल ने त्यागपत्र दे दिया था? रिपन ने दे दिया। तो रिपन के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था, कहीं कि इससे कहा गया कि आप मिस्र में सेना भेजिए लड़ने के लिए। रिपन ने कहा सेना तो भेज रहा हूं, लेकिन उसका खर्च कौन देगा? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा भारत देगा। तो इसने रिपन ने कहा भारत का उस युद्ध से लेना देना नहीं है, चलिए हम सेना भेज देते हैं। तो इस बात को लेकर कहीं कि अंग्रेजी सरकार से रिपन की टकराहट होती है और रिपन त्यागपत्र दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक बहुत ही अलोकप्रिय वायसराय, कर्जन को कुल मिला के आप जानते हैं एक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में भी जाना जाता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। किसको मार्क्विस कहते हैं? यह भी कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि मार्क्विस किसको कहा जाता है? तो वेलेजली को कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। किसे बंगाल का शेर कहते हैं? तो बंगाल का शेर भी वेलेजली को ही कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो 36 की बात करते हैं। 36 क्या कहना चाहता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और यह उद्घोष किसने किया था? तो बिल्कुल तिलक साहब का है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि लोकमान्य तिलक कर रहे हैं। लेकिन 1916 में जब होम रूल आंदोलन चलाया, इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया, तो इस होम रूल आंदोलन के दौरान उन्होंने इस तरह की बात की है। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस तरीके से कहीं कि होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक साहब कुल मिला के इस प्रकार की बात करते हैं। यह भी प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस विषय को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि होम रूल आंदोलन के दौरान किसने क्या कहा है। जैसे कि एनी बेसेंट कहती हैं कि भारत अब कहीं ना कहीं अनुग्रह करने के लिए, यानी भारत अब शिशु नहीं है, बालक नहीं है कि वो अनुग्रह करने के लिए अपने घुटनों के बल खड़ा रहे। अब भारत बड़ा हो चुका है, वो अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। इस तरह की बातें भी पूछी जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। 1916 इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों को समझना है, पढ़ना है, एक एक चीज को जानना है। तो ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से लोकमान्य तिलक की बात कर लिए। केशव चंद्र सेन के विषय में मैंने कहा था, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया है, यह भी पूछा जा सकता है। पंडित मोतीलाल नेहरू का संबंध स्वराज दल से रहा है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंततः सैंडर्स की लाठियों के प्रहार को झेल नहीं पाए और उनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तकें लिखी है। तो यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की है। ये सभी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्या कहना चाहता है? 37 की बात करते हैं। 37 की बात किया जाए तो सीमांत गांधी ने पठानों की पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का नाम क्या था? तो सीमांत गांधी ने जो पार्टी बनाई थी उसे खुदाई खिदमतगार कहा गया। क्या कहा गया है? खुदाई खिदमतगार। सीमांत गांधी को फक्र ए अफगान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फक्र ए अफगान भी कहा जाता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि फक्र ए अफगान किसको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? वो भी कुल मिला के कहीं इसको कहा जाता है। तो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया, यह भी आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा यही कुल मिला के खान अब्दुल गफ्फार खां थे जिन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में मैं भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं करूंगा। ये स्वयं कह रहे थे। गांधी जी ने यहां तक कि एक्सेप्ट कर लिया, मौलाना आजाद ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लोगों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, फक्र ए अफगान, इन्होंने इसको कहीं विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो और आगे क्या कहना चाहता है? कहीं ना कहीं 38 की बात करें तो 38 कहना चाहता है किस जनसभा में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था? तो स्वाभाविक रूप से बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में यह अमर वाक्य ग्वालियर इस प्रकार से जो है ग्वालियर टैंक मैदान में यह अमर वाक्य गांधी जी के मुख से निकला
कि या तो हम देश को आजाद करा लेंगे या आजादी के प्रयास में अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, तो इसको कहते हैं करो या मरो का नारा। इस तरीके से बंबई में गांधी जी ने इस तरीके से जो है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इस करो या मरो के नारे को लगाया था। तो ये भी आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि कहीं कहीं 39 क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। ये क्या कहना चाहता है इसको देखा जाए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर इसका चयन करिए। चलिए साहब, तो सबसे पहले देखा जाए, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो रहा है, ये तो आप जानते हैं। जलियांवाले बाग की विशाल जनसभा को किसने बुलाया था? तो हंसराज ने बुलाया था। किसने बुलाया था? हंसराज ने बुलाया था, जो बाद में कुल मिला के सरकारी गवाह बन गया था। तो हंसराज ने बुलाया था। दांडी मार्च की बात अगर करते हैं तो गांधी जी दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को करते हैं। तो दांडी मार्च कब करते हैं? 12 मार्च 1930 को करते हैं अहमदाबाद से। ये भी पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कुल मिला के कहीं कहीं गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित करवाया। और स्वदेशी आंदोलन इस प्रकार से 1905 में, यानी 7 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन होगा, इसके बाद कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग, उसके बाद दांडी मार्च और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा सा इसके नेचर को, इसकी प्रकृति को हमको समझते रहना है और इनके आंसर को लगाते रहना है। सब बातें मेरी समझ में आ रही हैं? चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से 40 नंबर की बात करें। 40 क्या कहना चाहता है? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल का एक नई पार्टी बनाई? आपको मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कहीं न कहीं असफल हो गया, क्योंकि गांधी जी थोड़ा सा जो भी किया हो, गांधी जी की अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां थोड़ा डिसीजन गलत हो गया। क्योंकि भारत बहुत बड़ा था, और भारत जब बहुत बड़ा था तो हम यह कहें कि पूरे भारत में कहीं हिंसा ही नहीं होगी, इसका मतलब हमारी सोच अव्यवहारिक है। क्योंकि आज का भारत से भी बड़ा भारत था, पाकिस्तान भी आपके साथ था, बांग्लादेश भी आपके साथ था। तो हमने देखा कि जब यह आंदोलन चल रहा था तो चौरी चौरा में कहीं ना कहीं एक हिंसक घटना हो गई, और उसमें भी कुल मिला के अगर देखा जाए, उसका एनालिसिस किया तो भीड़ की कहीं कोई गलती नहीं है। क्योंकि एक विशाल जनसभा चल रही है, उस पर पुलिस ने कुल मिला के कहीं की फायरिंग की, पुलिस ने दबाव बनाया, जिसके कारण से भगवान अहिर के नेतृत्व में इस प्रकार से वहां बवाल मचा और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो चौरी चौरा की घटना के पश्चात गांधी जी ने तत्काल अपने आंदोलन को वापस कर दिया है। और इस तरीके से जब वापस किया तो बहुत से लोग नाराज हो गए। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक कह दिया कि डिक्टेटर के फरमान को स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये तो राष्ट्रीय कुलना के संकट का समय है, कि नहीं, कि जब जनता का तूफान ऊंचाई पर था, आपने आंदोलन को रोक दिया, ये राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। इस तरह की बात की। मोतीलाल नेहरू स्वयं जो है कुल मिला के आपका साथ छोड़ गए, और उन्होंने कहा कि यदि कन्याकुमारी के कोई गांव ने गलती की है तो उसकी सजा हिमालय को क्यों मिलनी चाहिए। लाला लाजपत राय आपके साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों ने कोई गलती की है तो पूरे देश को क्यों उससे प्रभावित किया जाए। कहीं ना कहीं इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर आपके खिलाफ इस समय चले जाते हैं और वो कहते हैं कि गांधी इस समय लगता है कि अहम के शिकार हो गए। तो इस तरह की कुछ चीजें कहीं ना कहीं गांधी को देखकर होता है, और गांधी जो भी डिसीजन हुआ तो समझ में नहीं आता है। लेकिन स्वराज दल की स्थापना यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ही कुल मिला के CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इस प्रकार से तो एक नई असफलता किसके नेतृत्व में, अगर देखा जाए नेतृत्व की अगर बात किया जाए तो दोनों ही लोग नेतृत्व दे रहे हैं। चित्तरंजन दास वैसे अध्यक्ष बने थे, तो चित्तरंजन दास कुल के इसके अध्यक्ष बने थे स्वराज दल के, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। क्या बने थे? महासचिव बने थे। तो इस प्रकार से अगर नेतृत्व देखा जाए तो CR दास चूंकि अध्यक्ष बने हैं तो इनके नेतृत्व में ही स्वराज दल का गठन हो रहा है। अगर दोनों आंसर है तो स्वाभाविक रूप से C आंसर माना जाएगा, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, क्योंकि CR दास अध्यक्ष बनेंगे। यह क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद कहने कि 41 की बात करते हैं तो 41 क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। 41 क्या कहना चाहता है, इसको भी समझा जाए। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कल हमने कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय WC बनर्जी हैं। लेकिन संसद का सदस्य चुना जाने वाला कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं, जो लिबरल पार्टी के चुनाव पर जीत रहे हैं।
लिबरल पार्टी। तो लिबरल पार्टी से कुल मिला के चुनाव लड़के जीतते हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 41 के बी के बाद अगर बात करते हैं तो 42 की बात करें, और 42 की बात करते हैं तो 42 क्या कहना चाहता है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाला वर्ग कौन है। तो आप जानते हैं कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है तो बंगाल के विभाजन के पश्चात अंततः एक आंदोलन चलेगा जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और स्वदेशी आंदोलन जब कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप ये ध्यान रखिएगा, बंगाल के छात्र हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं, कौन लोग हैं, तो सबसे ज्यादा कुल मिला के स्वदेशी आंदोलन में जो आहुति दे रहे हैं वो छात्र लोग दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर बंगाल के छात्रों ने इस स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाया है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। मैं मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं दीपावली का माहौल है, ये बात मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा 30-40 मिनट पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद दीपावली पर जमकर मिठाई खाइएगा, मिठाई खाने के बाद कहीं ना कहीं छठ आ जाएगा, तो छठ में हमको सबसे जो अच्छा लगता है वो ठेकुआ लगता है, तो हमको थोड़ा सा ठेकुआ बनाकर हमको भी भेज दीजिएगा। महाराज बड़ा नीक लागला ठेकुआ, हमके चाय के साथ बैठ के खैला पर बड़ा नीक लागला। तो तनी जनबा कहीं ना कहीं छठी पर हमने के यहाँ ठेकुए बनेला, ठेकुआ चढ़ेला, तो तनी ठेकुआ एकुआ बनवा के तनी भेजिया लो, ठीक बना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है इस सेशन को शुरू करें और आगे बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है आगे बढ़ाया जाए और चला जाए। आप सभी को मैं देख रहा हूं, पूरी तरह से देख रहा हूं, हर व्यक्ति का कहीं न कहीं नाम भी देख रहा हूं, लेकिन बोल नहीं रहा हूं। आज मैंने सोच रखा है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से बंगाल के छात्रों की बात अगर करते हैं तो ये भी आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद 42 के बाद अगर बात करते हैं तो 43 की बात करते हैं, 43 की बात करते हैं तो किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो नाम हमारे पास आते हैं, एक का नाम है दीन बंधु। तो दीन बंधु जो है CF एंड्रूज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CF एंड्रूज को कहा जाता है। तो दीन बंधु किसको कहते हैं? तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। और देश बंधु जो है वो चितरंजन दास को कहा जाता है। देश बंधु किसको कहते हैं? चितरंजन दास को कहते हैं। राजेंद्र बाबू को क्या कहते हैं? तो अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहा जाता है। उन्हें भारतीय राजनीति का संत भी कहा गया है। ये क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में बंबई में हो रही है। यह भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें जेपी भी जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें सी आंसर सही होगा, ये थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद 44 की बात करते हैं तो 44 क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो बिल्कुल 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इस प्रकार से लाहौर जेल में फांसी दे दी जाती है। किस केस में फंसे हुए थे लोग? ये लाहौर केस में फंसे हुए थे। तो लाहौर केस में ये फंसे हुए हैं जिसमें इन्होंने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने कुल मिला के 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम भी फेंका है। तो ये प्रकार से भगत सिंह पर 2 आरोप थे। एक तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, लेकिन उससे कोई लेना देना इनका नहीं था, क्योंकि उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस से इनको फंसाया जाता है और इस प्रकार से इनको फांसी की सजा दी जाती है। तो यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 45 क्या कहना चाहता है, 45 को थोड़ा सा देखें। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का? अब जरा ध्यान रखिएगा, ये केसरी जो है ये मराठा में निकल रहा है। केसरी किस में निकल रहा है? मराठा में निकल रहा है। इस बात को थोड़ा सा मराठी भाषा में निकल रहा है। तो केसरी जो है मराठी में निकल रहा है, यानी बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा समाचार पत्र को अंग्रेजी में निकाल रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक किलमा के कहने की मराठे को किसको निकाल रहे हैं? तो अंग्रेजी में निकाल रहे हैं। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से कहने की यह भी आपसे बिल्कुल पूछा गया। इसके बाद 46 की अगर बात करते हैं, 46 क्या कहना चाहता है? मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो स्वाभाविक रूप से कहने की मार्च 1940 में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्च 1940 में लाहौर में। कहां पर? लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जिन्ना साहब कर रहे हैं। वहां पर सबसे पहले पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया।
तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लाया जा रहा है वो मार्च 1940 में लाहौर सेशन में लाया जा रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां लाहौर में तो पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया। और इसी समय ध्यान रखिएगा 1943 की अगर बात कर लें तो 1943 में कराची की बात करते हैं तो कराची सेशन में क्या लाया गया, डिवाइड एंड क्विट का नारा है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई आप बांटिए, तो डिवाइड एंड क्विट का नारा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिवाइड एंड क्विट का नारा ला दिया जाता है। तो डिवाइड एंड क्विट का नारा 1943 में कराची सेशन में आएगा। तो इस प्रकार से दोनों चीजों को ध्यान रख लेना है। हालांकि मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है वो निश्चित रूप से चौधरी रहमत अली है, जो 1933 में एक पैम्फलेट जारी करता है नाउ और नेवर नाम से। लेकिन कहीं ना कहीं जिन्ना इस शब्द से दूर बने रहे, जिन्ना को लगा कि शब्द के साथ जुड़ने का अभी समय नहीं आया है। ये थोड़ा सा जिन्ना को लगने लगता है कि इस शब्द के साथ जुड़ने का अभी समय बिल्कुल आया ही नहीं है, इसीलिए जिन्ना थोड़ा गैप बनाकर रहते हैं। लेकिन 1937 में जैसे ही चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद जिन्ना की सीटें सब कम हो गई, जिन्ना की हालत खराब हो गई, तब जिन्ना को लगा कि अब हमको सांप्रदायिक राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। और तब मार्च 40 में इस प्रकार से लाहौर सेशन में जिन्ना अपनी बात को रख देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 40 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होता है और 43 में डिवाइड एंड क्विट का नारा है। यह क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 47 की बात अगर करते हैं तो 47 की बात किया जाए, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटित हुई है? चलिए साहब देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च को ना कि 12 मार्च 1930 को हो रहा है, यह भी पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन 1920 में हो रहा है और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो रहा है। तो इस प्रकार से सबसे पहले चंपारण हो रहा है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो गांधी जी का पहला कुल मिला के सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर कह सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं प्रश्न आ जाता है कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, बिहार पहुंचते हैं और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कौन से अंग्रेजों के खिलाफ? उन नीलहों के खिलाफ जो अंग्रेज बागान मालिक हुआ करते थे और किसानों को तिनकठिया व्यवस्था के तहत कृषि करने के लिए बाध्य किया करते थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं यूरोप में जब रासायनिक रंगों की खोज हो जाती है तो इनको लगा कि अब नील तो हमारी बिकेगी नहीं, क्योंकि नील से रंग तैयार किया जाता था। इसीलिए इन्होंने किसानों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि एक मुश्त हमको इतना पैसा दे दो तो हम तुमको अपने अनुबंध से अलग कर देंगे। किसान बेचारा देगा कहां? तुम ज्यादा पैसा एकदम मांग लोगे तो किसान कहां देगा? एक मुश्त पैसा कर रहे थे, तब हम तुमको नील की खेती से मुक्त कर देंगे। किसानों के पास था नहीं। तो इस प्रकार से कुल मिला के कहेंगे बहुत से किसानों ने बेचारों ने इधर उधर से कर्ज लेकर अपना दिया भी, लेकिन उनकी दयनीय दशा को देखते हुए राजकुमार शुक्ल ने इस प्रकार से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से मुलाकात करके कहा महाराज जरा चले चलिए। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखिएगा, चंपारण में राजकुमार शुक्ल भी हैं, चंपारण में राजेंद्र बाबू भी हैं, चंपारण में नरहरि पारिख भी हैं, जेपी कृपलानी साहब भी हैं, महादेव देसाई भी हैं। ये सब लोग कहां पर हैं? चंपारण में गांधी जी के साथ हैं। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए कि सरदार पटेल किससे जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, ना तो सरदार पटेल का वर्धा से चौरी चौरा चंपारण, सरदार पटेल का 1928 में इस प्रकार से बारदोली सत्याग्रह से संबंध है और कुल मिला के पटेल को सरदार की उपाधि इसी कुल मिला के बारदोली की महिलाओं ने भी दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि बारदोली सत्याग्रह में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, 30% तक कर दिया गया। बहुत बड़ा आंदोलन चला, नो टैक्सेशन की बात यहां पर चली, तब सरकार को झुकना पड़ता है। मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड के नेतृत्व में कमीशन गठित होता है और इस प्रकार से इस टैक्स जो 30% था उसको घटाकर 6.01 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं यहां पर गांधी का नेतृत्व, और मैंने कहा ना इसी बारदोली सत्याग्रह पर गांधी कह भी रहे हैं कि यह स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसे आंदोलन स्वराज प्राप्ति की तरफ हमको ले जाते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट था, यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद 49 की बात अगर करते हैं तो 49 क्या कहना चाहता है, इसको देखा जाए
किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो स्वाभाविक रूप से बी.आर. अंबेडकर। तो अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसने तीनों में भाग नहीं लिया था? तो सुभाष बाबू ने तीनों में भाग नहीं लिया है। सुभाष बाबू ने तीनों में भाग नहीं लिया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अंबेडकर तीनों में भाग ले रहे हैं, यह भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं, यहां 50 की बात करते हैं, 50 क्या कहना चाहता है इसको देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र की जनता के लिए इस प्रकार से जो है कर वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन अंग्रेजी साम्राज्य में चलाया था, और वहां पर उनको जो है एक सार्वजनिक मान्यता जनता की तरफ से मिली थी और उन्हें लोकमान्य माना जाने लगा। तो बाल गंगाधर तिलक को कुल के लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कहीं कि 54 की बात क्या कहना चाहता है? 54 क्या कहता है? भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? देखिए, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिखने की बात आती है तो गांधी जी उसमें है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत करने से रिलेटेड अगर हो सकता है तो नेहरू है, क्योंकि भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप बनाने की बात अगर आती है और उसको प्रस्तुत करने की बात आती है तो प्रस्तुत करने में सरदार पटेल जे.एल. नेहरू है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, तो जे.एल. नेहरू जो है ज्यादा नियरेस्ट है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है? 52 की बात करें, 52 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया है? तो काकोरी कांड में ध्यान रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां तो फंसे ही थे, राजेंद्र लाहिड़ी फंसे ही थे, रोशन सिंह फंसे हुए थे, चंद्रशेखर आजाद को सामना नहीं करना पड़ रहा था। हालांकि काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन वो निकल भागने में कामयाब हो गए। और इन तीनों को कुल मिला के कहने के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल है, 4 लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार से इस केस में, और भी 10 लोग थे, टोटल 10 लोग फंसे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें से जो है ये चंद्रशेखर आजाद निकलने में भाग गए, बाकी लोग जो है फंस जाते हैं। और इस तरीके से 4 लोगों को फांसी, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और बिस्मिल को फांसी की सजा होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें आजाद सही होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दी है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसने नील दर्पण, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलता है, किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है? तो स्वाभाविक रूप से दीनबंधु मित्र ने किया है। और इस नील दर्पण ने, ध्यान रखिएगा, जब नील आंदोलन चलाया गया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 में, तो इस नील दर्पण नाटक के माध्यम से कुल मिला के दीनबंधु मित्रा ने इस प्रकार से इस आंदोलन के लिए बहुत से लोगों ने काम किया है। कहीं ना कहीं हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, वो काम कर रहे हैं। ये दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण में नीलहों की दुर्दशा, नीलहों के द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार की, दुर्दशा की चर्चा की जाती है। तो कहीं कि दीनबंधु मित्र, ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, नील दर्पण, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद कहीं कि 55 की बात करें, 55 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी, तो उसमें कहीं न कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब उपस्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब उस समय कलकत्ता में रहेंगे, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर वो उपस्थित थे। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। पहले पारसी अध्यक्ष अगर आता है तो दादा भाई नौरोजी हैं। अगर पहला पारसी अध्यक्ष पूछता है तो दादा भाई नौरोजी हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद कहीं न कहीं आगे बढ़ जाते हैं। 56 क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। भारत छोड़ो प्रस्ताव के समर्थक कौन थे? अब देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को लिखने वाला कौन था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो लिखने वाले थे
वो गांधी जी थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव को लिखा किसने? गांधी जी ने लिखा है। उसको प्रस्तुत किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। और उसका समर्थन कौन है? तो कोनार्की पटेल कर रहे हैं। तीनों लोगों का यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से समर्थक कौन है? तो ए आंसर सही होगा। फिर समझ लीजिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन है? तो स्वयं गांधी जी हैं। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया है? तो नेहरू जी ने किया है। और इसका समर्थन किसने किया है? तो सरदार पटेल ने किया है। ये नेहरू जो कौन थे? तो प्रस्तुत करने वाले थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रस्तुत करने वाले हैं, ये गांधी जी लिखने वाले हैं और सरदार पटेल समर्थन करने वाले हैं। तो इसमें ए आंसर सही होगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए यहां पर 57 की बात कर लेते हैं। 57 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। चलिए साफ सजा देते हैं। चौरी चौरा कांड तो स्वाभाविक रूप से कुल मिला के 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी वैसे डेट है 1922, लेकिन किताबें 5 फरवरी दे देती हैं। चटगांव शस्त्राकार कांड की बात करें तो चटगांव शस्त्राकार कुल मिला के कहीं 1930 में हो रहा है। मोपला विद्रोह कब हो रहा है? तो मोपला विद्रोह 1921 में हो रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कालक्रम सजाना है तो पहले ए होगा, सी होगा और फिर बी होगा। तो ए सी बी कहीं दिया होगा, तो ए सी बी कहीं दिया है, ए बी सी दिया है, पता नहीं कैसे क्या ऑप्शन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मोपला विद्रोह ध्यान रखिएगा तो इस प्रकार से 1921 में होगा। ये चौरी चौरा कुल मिला के कहीं 5 फरवरी 1922 को होगा। और कुल मिला के सॉरी ये मोपला पहले है ना, तो सी ए बिल्कुल सही बात है। तो सी ए बी, तो सी ए बी कहीं न कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो पहले घटना सी होगी, उसके बाद ए होगी और उसके बाद बी होगी। सी ए बी होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसको भी देखा जाए। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वाभाविक रूप से कहीं के ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। या यंग इंडिया की बात करते हैं तो देखिए गांधी जी ने जो यंग इंडिया लिखा है, निकाला है, वो पत्रिका है। गांधी जी ने जो यंग इंडिया निकाला है वो पत्रिका, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने भी यंग इंडिया निकाला है और लाला लाजपत राय ने भी यंग इंडिया निकाला है। दोनों ने यंग इंडिया निकाला है, लेकिन पुस्तक के रूप में कुल मिला के कहने की लाला लाजपत राय है। पुस्तक किसने लिखा है? लाला लाजपत राय। पूछ क्या रहा है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया पुस्तक जो लिखी है वो लाला लाजपत राय साहब ने लिखा है। और अगर समाचार पत्र की बात आती है तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में यंग इंडिया निकाला है। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी में यंग इंडिया निकाल रहे हैं। यह जो है कुल मिला के एक समाचार पत्र था, लेकिन यंग इंडिया पुस्तक की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया भी लिख रहे हैं और यंग इंडिया भी लिख रहे हैं। ये दोनों ही चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी। तो मैं इस सेशन को यहीं पर रोकूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और आप लोग पूरी तरह से कहीं ना कहीं पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, मिठाई खाते रहिएगा और खूब जमकर हम लोग दीपावली के बाद मिलेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।